यहां से सबको अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी चुनाव लड़ने की। यहां से इस पैटर्न पे लड़ना पड़ेगा, अवामी मुद्दों को छूना पड़ेगा, अवाम की तकलीफ समझनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है? मैं कहना चाह रहा हूं कि अब इस चीज को मान के चलें कि सरोकारी मुद्दे जो हैं, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भूख, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों की बात करनी होगी आपको। आप हमको एक पाकिस्तान का डर दिखा के हमसे वोट नहीं दोहन कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान करके नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि साफ तौर पे नहीं करती है। आप कहीं भी लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, 2019 के अंदर भी आपने जो फुल अपने सपोर्ट से आई है, 2019 303 सीट लेके आई है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया था केंद्र के अंदर। तो आप इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। साफ तौर पे मना करेंगे भारतीय जनता पार्टी देश की जनता हैसियत दिखा देती, पुलवामा नहीं हुआ होता तो। अरे पुलवामा की बात कर रहे हैं, देश की जनता बोलती नहीं है तो आयुष्मान योजना पे काम किया, इससे पहले कई योजनाएं आ गई, आप उनकी बात कभी नहीं करते। आयुष्मान योजना, अरे भैया वही आयुष्मान योजना की बात करना है जो दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। कोई काम होगा उसी आयुष्मान योजना की बात करना है जो दिल्ली में लागू नहीं किया गया है, उसी की बात कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर पुलवामा हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, यही करते रहिए, हम चाहते हैं यही करते रहे, जगह पर खड़ी और आगे भी खड़ी यही करते रहे, हम चाहते हैं लेकिन पूरे देश ने सपोर्ट किया सर लोकसभा में, लेकिन दिल्ली ने आपको विधानसभा में नकार दिया। इस बात को आप मानिए, बार बार कह रहे हैं कि बुरी तरह नकार दिया। जितनी आपने मेहनत की थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेहनत बहुत जबरदस्त हुई थी, हद से ज्यादा हो गई थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं मिला। उसकी वजह टटोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लोगों ने क्या नापसंद किया आप में। यह समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आपके पास चेहरा नहीं था। तो ये आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वजीर आला की फैमिली को खुशी है, और जो उनकी अहलिया बात जो कह रही थी एजाज कमर साहब, मुद्दों पे चुनाव लड़ना एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने सिखा दिया सभी पार्टियों को। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, वाकई ऐसा है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी स्ट्रेटजी को बदलती नहीं है। जो अगर होता तो फिर कांग्रेस ने क्यों वो रवैया, कांग्रेस का रवैया ये होता था कि ये अपोजिशन जो है ये यूनाइट नहीं होगी और इनमें इत्तेफाक़ नहीं होगा, ये आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, जैसे 77 में लड़े थे, 91 में लड़े थे, और ये ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद हमें ये हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ मोदी जी के आने के बाद कि अब कांग्रेस को अपना जो वजूद बचाना मुश्किल पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हार से या झारखंड की हार से भाजपा के नेताओं पे कोई असर पड़ेगा। असर जब पड़ेगा जब आरएसएस सख्ती से कहेगा कि अपनी ज़बान को सुधारो और आवाम के बीच में जाओ। देखिए, हुआ ये है कि मगरूरियत इतनी हो गई है भाजपा के नेताओं को, ये आवाम से जुड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनसे मिलना। जबकि आरएसएस की पॉलिसी है पर्सनल टच। आरएसएस के बड़े से बड़ा प्रचारक जो होता है, देखिए वो ना खाना खाता है, वो ना ये नौकरी करता है, ना कुछ करता है, वो सारा वक्त अपनी ज़िंदगी जो होता है देश सेवा के लिए कुर्बान कर देता है। वो बहुत मामूली खाना खाते हैं, ज़मीन में सोते हैं, और वो दिन भर जो होता है लोगों के बीच में जाते हैं, पर्सनल टच करते हैं, हर आदमी से बात करते हैं। और भाजपा में जो आज नेता हैं वो बड़े बड़े रईस नेता हैं, उनके पास आम आदमी की पहुँच बहुत मुश्किल है। इसी भाजपा में ऐसे नेता होते हैं, आज भी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले जाऊँगा, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, जिनसे बात करते हुए बड़ी खुशी होती थी। और आज के नेताओं से मिलना ऐसा होता है जैसे किसी फिल्म स्टार से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनकी दीदार तक नहीं हो पाते हैं, और फिर उसके बाद उनका रवैया बड़ा ख़राब होता है। तो शायद इसी वजह से भैया जी जोशी जी ने कुछ सख्ती की है, और आने वाले टाइम में भी हमें दिखेगा, और अगर नहीं सुधरते हैं तो इनका नुकसान है। ठीक है, क्या ऐसा है विनय चौधरी जी? देखो, ऐसा मैं नहीं मानता। आप ये देख रहे होंगे जो हम लोग देश के अंदर जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद कहाँ से आए हैं? एक चाय वाले के रूप में जो काम किया था उन्होंने, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पूरा देश ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने उनको पता रहता है कि कहाँ कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, उस कार्यकर्ता को निकाल के लेके आती है और आगे जाके उन्हीं को टिकट देती है, उन्हीं से चुनाव लड़वाती है, उन्हीं को एक अच्छा पदाधिकारी बनाती है, और उसमें एक आगे चल के उनको एक बड़ा नेता का रूप में उनको भेजती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के पास में काफी इस तरह के कार्यकर्ता हैं और काम करती है। केवल हमें गर्व इस बात का होता है कि हमारे पास में केवल यह है कि हम लोग एक जो वंशवाद की राजनीति के ऊपर जो तबका लगता था कि वो वंशवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने नायाब हीरों को निकाल के लाती है और हमेशा काम करती है। मैं गिनाऊं कितने लोगों के वंशवाद की बात जो कर रहे हैं आप? अब तो मुद्दा रहा नहीं सर, वंशवाद का मतलब ये होता है सर, वंशवाद का मतलब ये होता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी का नेता नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, सर, वो मुद्दा नहीं है। विनय जी मुद्दा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। मेरा भी वही सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाइए, किसी का लिंकअप कहीं से नहीं निकलेगा। आप कांग्रेस को उठाइए, केवल वंशवाद के अलावा दूसरा काम नहीं किया कांग्रेस के अंदर। दिल्ली में, मैं दिल्ली के चुनाव पर आ रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत बुरी
पड़ी, आप मुंह की अपना खानी पड़ी राष्ट्रीय है। अध्यक्ष कांग्रेस का कोई दूसरे आदमी को उठा के बना विनय सकते जी, हैं क्या? विनय जी, कांग्रेस से बहस करने से इस मुद्दे पे कोई फायदा नहीं है। ये मुद्दा कौशिक लोकसभा साहब से मैं चुनाव में सवाल आप करना चाहता उठा हूं, चुके आपके चैनल के सर, माध्यम मेरे से मुद्दे पर सवाल कर रहा हूं। विनय जी, मेरे मुद्दे पर ये दिल्ली के चुनाव में आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल साहब की वाइफ क्या कह रही थी आपने सुना नहीं। हमने लोगों को मुद्दों पर लड़ना सिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है और सबको मुद्दों पर ही लड़ना पड़ेगा, खासतौर से जनता के मुद्दों पर। मुद्दे और जनता के मुद्दे में फर्क होता है विनय जी, इसको समझिए, आपको भी समझना पड़ेगा। वो बड़ी बात कह रही है और आप ये वंशवाद और ये सारी बातें अब पुरानी हो गई हैं, जनता इससे भी पार हो चुकी है। सर, मैं कौशिक साहब की बात का मैं जवाब दे रहा था कि जहां उन्होंने बात की थी, लेकिन मैं आज जो दिल्ली की बात की है, हम लोग जो जनमत आया है हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उस जनमत को, और जो स्वीकार हम लोग कर रहे हैं उस पर हम लोग चिंतन भी करेंगे। हमारे को जो लॉस हुआ है वो हमारी बड़ी क्षति है, तो वो हमें एक्सेप्ट भी करते हैं हम उस जनमत को। 5 सालों में यही आपने अर्जन किया है। 3 सीटें पहले थी, 4 अभी प्लस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर 5 साल की आप बात कर रहे हैं सर, इससे पहले एमसीडी का भी चुनाव लड़े, लोकसभा भी लड़े। आप तब की बात नहीं करेंगे, तब तो दिल्ली के अंदर आपका विकास मॉडल कहां चला गया था? जो आप 5 साल के मॉडल की बात करते हैं कि आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा मॉडल दिया, मोदी जी को वोट दिया था, वो मोदी जी को वोट दिया था, अपनी जमानत को वो जब्त मोदी जी कराने के लिए वोट था, वो मोदी जी के लिए था। जमानत भी जब्त करा गए, वो मोदी जी के लिए वोट था, इनके लिए थोड़ी है। अरे जिस चुनाव की बात कर रहे हैं उसी चुनाव पे हम लोग रहने सिटी ले लो, वो मोदी जी का था, मोदी जी का चुनाव थोड़ी है ये तो। वही आदमी इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आपकी बातों पे यकीन नहीं कर पाया? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, जो 3 महीने के अंदर जो लॉलीपॉप बांटे थे, दिल्ली की जनता को बरगलाया गया है, दिल्ली की जनता को धर्म की राजनीति में डाला गया है। केवल दिल्ली की जनता को हम ये नहीं कहेंगे दिल्ली की जनता देवतुल्य जनता है हमारे लिए, और जो जनमत आया हम लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जो आगे आने वाले जो 5 साल होंगे वो दिल्ली की जनता से जो हमारी योजना है वो उससे अछूते रहेंगे। जो आयुष्मान योजना 5 लाख का इलाज जो दिल्ली की देश की जनता को मिल रहा है, जो पूरा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर दे रहे हैं, वो दिल्ली की जनता अछूती रह जाएगी। सर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली केंद्र सरकार ने सर सुनिए, आज मैं पैनलिस्ट से अपने बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया, हालांकि कुछ गलत नहीं है, संवैधानिक तौर पे भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्शन चल रहा हो तो उसकी बिना पर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन के भी कुछ उसूल होते हैं, उसकी बिना पर हम देखें तो ये आदर्श आचार संहिता का भी अपने आप में उल्लंघन होता है। लेकिन विनय जी, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार जब दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का ऐलान करती है। आप सोचिए, मुखालफत उतनी नहीं हुई, लेकिन दिल्ली की जनता, जिसकी आप देवतुल्य जनता है, उसने इस चीज को भी स्वीकार नहीं किया। मतलब किसी भी आपके किसी हरबे में राम मंदिर के अंदर जो जितने संयोजक जो बनाए गए थे वो पहले से तय थे। मनोज तिवारी जी को सुने सर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं दिल्ली के सभी मतदातागण को बहुत धन्यवाद देता हूं उनके मतदान के लिए। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कठिन परिश्रम किया है, जो लगातार उन्होंने अपना एफर्ट किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने, उनके मेहनत के लिए सबको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने, और दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे। और हमने अपने हिसाब से काफ़ी अपेक्षाएं रखी थीं, हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। लगभग दिल्ली का काउंटिंग लगभग समाप्त के कगार पे है, और इस समय बीजेपी को अभी जो मैं निकला हूं देखते हुए
तो लगभग 7 सीटों की बढ़त या जीत दिख रही है। अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके हिसाब से आपके पक्ष में निर्णय नहीं हो तो मन निराश भी होता है, लेकिन यही धैर्य का समय होता है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलूँगा, निराश नहीं होना है दोस्तों, भाइयों बहनों। दिल्ली की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छी बात यह है थोड़ी सी इस निराशा में भी कि बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। 2015 में 32% वोटिंग थी हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। अभी 38.78% है सिर्फ बीजेपी का, और हमारे जो एनडीए के लोग एलाइज हैं जेडीयू, उनको 0.78, एलजेपी को 0.38, तो ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है और हमारी ही तरह उनको भी बहुत इस समय विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उनकी मेहनत से ही, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परसेंटेज बढ़ा है। एक हमने ट्रेंड देखा है दिल्ली में, अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है सिर्फ 2 दल के बीच, और इसमें अब आगे की तैयारियां और भी उसी अनुसार से करनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट लुप्तप्राय ही हो गई है। तो 2015 में भी उनका जो वोट प्रतिशत था उससे लगभग आधा हो चुका है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आता है तो निराशा होती है, पर शायद इसी में उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने का जो नाम है वो बीजेपी है। हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से जो सांसद के रूप में और भी जिस रूप में बीजेपी को समर्थन है दिल्ली का, उस रूप में हम लोग अपना और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम आशा करेंगे कि आगे दिल्ली में ब्लेम गेम कम हो और काम ज्यादा। थैंक यू। एक करके मैं पार्टी बोल रही है कि नफरत की राजनीति मोदी उसकी हार हुई है। क्या लग रहा है कि शाहीन बाग का जो मुद्दा आप पिछले 3 हफ्तों से चुनाव से पहले बुला रहे थे वो कहीं असफल साबित हुआ? देखिए, हम कभी नफरत की राजनीति करते ही नहीं। हम तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की ही राजनीति करते हैं। इस चुनाव में और भी जितनी बातें आई होंगी, अब तो चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, जब जैसा माहौल होता है वो आता है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि लोगों का, अब चाहेंगे भविष्य में भी नहीं चाहेंगे कि लोगों का 60-60 दिन उनका रास्ता रुक जाए और लोग आकर के अपने प्रोटेस्ट के लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट के लिए रास्ता ही रोक दो 2-2 महीना। हम उसका कल भी विरोधी थे, हम उसके आज भी विरोधी। अब देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना, मैं ही हूं। मैं तो पहले भी बोला हूं और हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे
तो प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये फ्री वाला जो मामला था वो आप अपने घोषणा पत्र में नहीं लाए और इसका असर ज्यादा हुआ फ्री का? एक इसका ट्रेंड जो है एक कलकत्ता में और दूसरा महाराष्ट्र में भी बिजली का फ्री देने का शुरू हो गया है। तो भाजपा इसमें आप लोग शुरू में बात भी किए कि हम अपने उसमें घोषणा पत्र में लाए, इसके बाद आप लोग कुछ सांसद आपके प्रपोज भी किए, लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली में कौन लोग वो है जो घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किए और आज क्या मानते हैं आप? देखिए, आमतौर पे बीजेपी का ये ध्येय रहता है कि हम जो कहें वो करें, हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो ऐसी कोई बात कि कहने के बाद हमको उसमें कुछ और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, हम उससे बचते हैं। तो इसकी हम समीक्षा बाद में करेंगे। मनोज जी एक मिनट भैया, आपका ट्वीट रखा है, मैंने संभाल के उसको डिलीट कर दूं पहले से। दूसरा ये तो वही है किया था कि 48 सीट आप जीतेंगे। जी देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो हमारा अपना सर्वे होता है। प्रदेश अध्यक्ष को ये थोड़ी बोलना चाहिए कि हम जी हार गए हैं पहले ही, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा। और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, एग्जैक्ट पोल ना आ जाए, किसी को ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। अबे जिसको 4.5% आया वो भी नहीं, उसको भी नहीं बोलना चाहिए, अपनी लड़ाई बढ़िया से लड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा अनुमान गलत सिद्ध हुआ। मैंने जो तो मनोज तिवारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार पर अपनी सफाई देते हुए और अपनी बातें वो इस वक्त रख रहे थे, उनसे सवाल भी किया जा रहा था और वो बार बार यही कह रहे थे कि अभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ कैसे किस तरह से नुकसान हुआ है। तो दिल्ली असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस एक बार फिर खाता खोलने में नाकाम रही, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। जमहूरियत के शानदार जश्न का ये नज़ारा है कौमी राजधानी दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी की तारीखी कामयाबी के बाद पार्टी कारकुनान की खुशियां सिर चढ़कर बोल रही हैं। अपने 48 सीटों वाले ट्वीट के बावजूद जहां मनोज तिवारी खुद को संभाल नहीं पाए, तो अखिलेश यादव ने इसे दूसरी रियासतों के लिए भी अवामी पैगाम बताया। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और एक बहुत बड़ी जीत दिल्ली में आम आदमी पार्टी। जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की ही है, प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होती है। का जो संदेश जा रहा है वो पूरे देश में जाएगा। ये जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों से की हुई थी, उसमें वो असफल होते हुए दिखाई देंगे। इंतखाबी नतीजों के बीच पार्टी तकरीब में शामिल हुए पार्टी से राज्यसभा एमपी संजय सिंह का जोश शबाब पर था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पूरी ताकत के बावजूद दिल्ली की आवाम ने केजरीवाल को ही अपना बेटा तस्लीम किया है। जो अमित शाह की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, 5-5 मुख्यमंत्री लगाए, कई पूर्व मुख्यमंत्री लगाए, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया और पूरे देश में यह संदेश दिया कि काम की राजनीति होगी, काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति। पूरे मुल्क की निगाहें शाहीन बाग और जामिया इलाके की ओखला सीट पर थी। दिल्ली में इंतखाब में बीजेपी लीडरान की तशहीर का मरकज रहे इस इलाके के लिए अमित शाह ने भी करंट लगाने की बात कही थी, लेकिन आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने अपनी दूसरी जीत के बाद वजीर दाखिला पर पलटवार कर दिया। नफरत की राजनीति हारी है, आज हिंदुस्तान की जीत है और नफरत हारेगी। जिस तरह से आज रिजल्ट आया है तो लोग डेवलपमेंट काम किया और ये नई पहल है, ये पूरे दिल्ली की जीत है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने अमित शाह जी को करंट लगाया। तो ये करंट वाला जो बयान है वो बड़ा चर्चाओं में रहा था, उसी का जवाब आप दे रहे हैं या जनता ने दिया है? जनता ने दिया है, हम कौन होते हैं? डेवलपमेंट जीता है ना, आज नफरत हारी है।
और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, ये लोग हारेंगे, डेवलपमेंट जीतेगा। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस दिल्ली में लगातार दूसरी बार खाता नहीं खोल पाई। कांग्रेस ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने में ज्यादा ताखीर नहीं की। उसका कहना है कि हार की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देने का तांता लगा हुआ है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अवाम ने CAA NRC को खारिज कर दिया। नए शहरियत कानून के बाद बीजेपी की ये लगातार दूसरी हार है। झारखंड के बाद दिल्ली में बीजेपी ने CAA के खिलाफ हो रहे मुजाहरों को ही अपना मुद्दा बनाया था, लेकिन अवाम ने जहां बुनियादी मसाइल को तरजीह देते हुए अनुराग के गोली और गाली को नकार दिया।